जय जवान जय किसान। देसी किसान दीवान पटेल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। मैं आज आपके लिए लाया हूं भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर किसान। 10वें नंबर पर आते हैं जीना भाई पटेल। गैना भाई 4 भाई और एक बहन में सबसे छोटे हैं। बच्चों के रूप में उनके भाई खेत में अपने पिता की मदद करते हैं। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि गैना भाई पढ़ाई करें, क्योंकि उन्हें लगा कि वह अपनी बीमारी के कारण कभी भी खेती का काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को गुजरात जैसी जलवायु में अनार उगाते देखा। हालांकि आम के फूलों के विपरीत अनार के फूल पूरे साल उगते हैं और उन्हें लगातार ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। गैना भाई 2004 में महाराष्ट्र से 18,000 पौधे लाए और उन्हें अपने भाइयों की मदद से 9वें नंबर पर आते हैं खेमाराम जी। गुड़ा कुमावतन गांव राजस्थान के जयपुर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इस गांव के किसान खेमाराम चौधरी 45 वर्ष ने भारत सरकार की ओर से इजराइल जाने का अवसर प्राप्त किया। इजराइल से लौटने के बाद उनके पास कोई जमा राशि नहीं थी और फिर उन्होंने कृषि तकनीकों पर ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह उन तकनीकों को अपने खेत में लागू करें। नंबर पर आते हैं ज्ञानेश्वर बोडके। ज्ञानेश्वर बोडके पुणे के एक महान क्रांतिकारी किसान हैं, जिन्होंने खेती की अवधारणाओं में क्रांति ला दी है। उन्होंने देखा कि किसान खेती की बजाय अपने घर चलाने के लिए अपनी जमीन को गिरवी रखकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर बोडके ने अभिनव किसान क्लब के रूप में राष्ट्रीय सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत की। यह पहल तब शुरू हुई तब उन्होंने देखा कि कई किसान अपने घर चलाने के लिए अपने खेतों को कर्ज के लिए गिरवी रख रहे हैं। 7वें नंबर पर रमेश चौधरी। रमेश चौधरी जयपुर राजस्थान के एक किसान हैं। इनके जीवन स्तर बताते हैं कि वह भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर किसानों में से एक हैं। इनके पास जयपुर में 3 ग्रीन स्टीन प्ले हाउस और एक ग्रीन हाउस था, जहां वे आमतौर पर टमाटर, खीरा और फूलों की खेती करते थे। खेती के साथ साथ उन्होंने पशुपालन भी किया, क्योंकि उन्होंने अपने बंगले में भैंसों के साथ अपनी कारें भी रखी थी। 6वें नंबर पर विश्वनाथ बोबड़। 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विश्वनाथ बोबड़ ने बाजरा और दाल जैसी पारंपरिक फसलें उगाना शुरू किया। उन्होंने अधिक कमाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन खेती की पारंपरिक पद्धति के कारण वे पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहे थे और उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। उन्होंने इसके साथ प्रयोग शुरू किए: बहुफसल, एक सतत जल प्रणाली का निर्माण, मौसम के अनुसार नियोजित फसलें, नई तकनीकी का प्रयोग, स्प्रिंकलर का प्रयोग। 5वें नंबर पर आते हैं राजीव बिट्टू। कुछ वर्ष पूर्व चार्टेड अकाउंट राजीव बिट्टू अपने परिवार को आराम से टहलने के लिए गोपालगंज स्थित उनके गांव ले गए, लेकिन वह कभी नहीं जानता था कि छुट्टी हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल देने वाली थी। अक्टूबर 2013 की बात है, जब उन्होंने खेती शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने भूमि को छोटे छोटे ब्लॉक में विभाजित किया और किए गए निवेश, श्रम, लागत और प्रत्येक भाग से प्राप्त लाभ की गणना की। इससे उन्हें कृषि अर्थव्यवस्था का एक स्पष्ट विचार मिलता था। इसके बाद राजीव ने प्रत्येक फसल के सटीक निवेश बनाम लाभ अनुपात की गणना करने के लिए प्रत्येक खंड में अलग अलग फसलें लगाई। नंबर पर आते हैं रामशरण वर्मा। रामशरण वर्मा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के रहने वाले हैं। वह स्कूल छोड़ चुके थे और उन्हें अपने पिता से 6 एकड़ कृषि भूमि विरासत में मिली थी। उन्होंने अपने निरंतर प्रयासों और आधुनिक कृषि तकनीकी से 1990 में केवल 5 एकड़ भूमि के साथ खेती शुरू की। अब उनके पास करीब 200 एकड़ कृषि भूमि है। वह अपनी 100 एकड़ जमीन का उपयोग केले के बागानों के लिए करते हैं, जबकि 100 एकड़ टमाटर और आलू के लिए करते हैं। नतीजतन उनका सालाना कारोबार लगभग 2 करोड़ रुपए है। नंबर 3 पर आते हैं हरीश धनदेव। बहुत से भारतीय एक किसान परिवार में सरकारी नौकरी में सेंध लगाने के सपने के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हरीश धनदेव उसमें सबसे अलग हैं। उनके पास सरकारी नौकरी थी और वह खुश नहीं था। फिर जैसलमेर नगर परिषद में एक कनिष्ठ अभियंता के रूप में काम करते हुए हरीश ने एक बार दिल्ली में एक कृषि प्रदर्शनी का दौरा किया। यह हरीश का जीवन का टर्निंग पॉइंट था। हरीश धनदेव ने नौकरी छोड़ दी और अपने 120 एकड़ के खेत में एलोवेरा और अन्य फसलों की खेती करने के लिए आगे बढ़ गया। वही राजस्थान में ज़्यादातर किसानों ने बाजरा, गेहूं और मूंग की खेती की, इसलिए हरीश ने एलोवेरा का एक किस्म के साथ शुरुआत की, जिसकी ब्राज़ील, हांगकांग और अमेरिका में भी उच्च मांग थी। नंबर 2 पर आते हैं सचिन काले। सचिन काले अक्सर गांव का दौरा करते थे और अपने दादा द्वारा बताई गई खेती की कहानियों से मोहित हो जाते थे। हालांकि भारत के कई मध्यम वर्ग परिवारों की तरह सचिन के माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर और डॉक्टर बने। सचिन की पढ़ाई में रुचि थी, इसलिए उन्होंने 2000 सन में REC नागपुर, जिसे अब BRCE कहा जाता है, यह मैकेनिकल इंजीनियर कोर्स पूरा करके अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा किया। उसके बाद इन्होंने पूंजी लायड के लिए एक प्रबंधक के रूप में काम किया और पर्याप्त वेतन प्राप्त किया, प्रति वर्ष 24 लाख रुपए। हालांकि भले ही वह अपने कॉर्पोरेटिव जीवन में सफल रहा हो, उसके विचार उसे सताते रहते और उसने किसी और के लिए काम नहीं करने का फैसला किया।
सचिन ने 2014 में अपनी खुद की कंपनी एग्रो लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च की। सचिन ने किसानों को नई तकनीक और खेती की प्रक्रिया सिखाने के लिए कृषि महाविद्यालय बिलासपुर से सलाहकारों को नियुक्त किया। सचिन ने अपनी 24 एकड़ जमीन पर धान और मौसमी सब्जी भी उगाई। फिर उन्होंने किसानों को उन्नत खेती से परिचित कराया, जहां वे धान की कटाई के बाद पूरा साल मौसमी सब्जी उगाते हैं। नंबर 1 पर आते हैं प्रमोद गौतम का जन्म और पालन पोषण नागपुर में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश समय परिवार के पैतृक गांव बागोना में बिताया। प्रमोद ने बागोना में अपने खेत में अपने पिता की मदद की और परिणाम स्वरूप गतिविधियों से प्यार हो गया। हालांकि प्रमोद गौतम एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, जिन्होंने 2006 में खेती की ओर रुख किया और खेती से अन्य तरीकों को लागू करके अब सालाना 1 करोड़ से अधिक की कमाई होती है। प्रमोद गौतम ने भारत के सबसे बड़े किसानों के बीच एक अलग पहचान बनाई। 2006 में प्रमोद ने अपनी 26 एकड़ की पुश्तैनी जमीन पर एक बोया लगा दिया। उसने सारी जमीन पर सफ़ेद मूंगफली और हल्दी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। श्रम की उपलब्धता एक और बड़ा मुद्दा था, क्योंकि श्रमिक पलायन कर कारखानों में काम करते थे। 2007-08 में प्रमोद ने पारंपरिक खेती की प्रक्रिया को बंद किया और बागवानी की ओर रुख किया। उन्होंने अमरूद, संतरा, नींबू, तुअर दाल, मौसमी और कच्चे केले लगाए। ने देखा कि जहां किसान अपनी दाल को मिल को बहुत कम कीमत पर बेचते हैं, वहीं मिल मालिक उन्हें संसाधित करते हैं और उन्हें मूल कीमत से दोगुनी कीमत पर पॉलिश किए गए उत्पाद के साथ किसानों को वापस बेच देते हैं। तब प्रमोद ने अपनी मिल शुरू करने का फैसला किया। प्रमोद की आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बैंक से कर्जा लिया।